MBS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ ई लेक्चर हमने गोपाल कृष्ण गोखले पर लिए हैं। आज हम इसका समापन करेंगे। आज जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वो है गोखले का योगदान या उनकी भूमिका। यहाँ जो पहला बिंदु है वो है उनका उदारवादी व्यक्तित्व। देखिए, गोखले अपने आप में भारतीय राजनीति के लिए स्वयं एक वरदान थे। वो इस रूप में कि जिस उदारवादी आग्रह पर वो टिके और चले, वो उस समय के लिए बेहद 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 जरूरी था। आप प्रकृति से इस चीज को समझ सकते हैं। जब कोई बीज आप बोते हैं तो शुरुआती दौर में उसको बड़े स्नेह से, बड़े सम्मान से और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो शुरुआत में कमजोर होता है। और यहां तो स्थिति ये है कि जो आपका माली है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो आपके पक्ष में नहीं है। गोखले ने उस दौर में उदारवाद को आगे बढ़ाया जिस दौर में ब्रिटिश शासन भारत में किसी ऐसे राजनीतिक संगठन की उम्मीद नहीं कर रहा था। कई थीसिस हैं इसके पीछे। कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल एक सिद्धांत दिया गया, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, कि कांग्रेस मूलतः प्रेशर कुकर की सीटी है। आप में से जो खाना बनाना जानते होंगे वो इस बात को जानेंगे कि कुकर की जो सीटी होती है वो अतिरिक्त दबाव को बाहर निकाल देती है ताकि खाना पके, कुकर फटे नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, क्योंकि 1857 की जो पहली आज़ादी की जंग थी, अब उससे भी ज़्यादा बैलेंस और आक्रामक कार्रवाई की भूमिका बन चुकी थी। भारतीय असंतोष बढ़ चुका था और हमने पूर्व में जिक्र किया कि जो अकाल पड़े और उसके प्रति जो ब्रिटिश रवैया रहा, उसको देखकर लगता है कि हाँ, शायद ऐसा हो भी सकता था। उसे शांत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जो कि एक ब्रिटिशर ने की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। हम इस इतिहास पर आ जाएं, हम इस बात को देखें कि चाहे गोखले हों, चाहे WC बनर्जी हों, दादा भाई नौरोजी हों, ये जो शुरुआत का नेतृत्व है जो उदारवादी है, इसने उस पौधे की तरह कार्य किया है ताकि आपका जो माली है, जो उस समय की ब्रिटिश सरकार है, वो आप पर कुछ तवज्जो दे, आप पर ध्यान दे, ताकि आप जब जमीन से कुछ प्रस्फुटित हो जाएं, उसके बाद अपना आकार बढ़ाएं। गोखले की जो उदारवादिता है, इसने उस समय की परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों को आगे बढ़ने का रास्ता खोला था। वजह, ब्रिटिश शासन को वरदान मान रहे हैं, पहली बात। अब देखिए वो कितना वरदान था या कितना अभिशाप था, ये एक बात की बात है, पर हाँ, गोखले का ये मानना था, क्योंकि उनकी अवधारणा ये थी कि भारत के ब्रिटेन से संपर्क से ऐसा नहीं है कि नुकसान दोनों को हो रहा है, क्योंकि ऐसे संबंधों से दोनों को फायदा हो सकता है, हालांकि अभी हुआ नहीं है, और उसी फायदे को लेने की वो कोशिश कर रहे थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बड़ा दिलचस्प है। मैंने आपको पूरे में बताया कि गोखले ने 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की थी, वहाँ की पार्लियामेंट से मिले, बड़े नेताओं से मिले, और गोखले ब्रिटिशर्स को बड़े पसंद थे। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प एक बिंदु है। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये 3 जो नेता रहे हैं भारत के, ये अपने आप में विशिष्ट रहे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनके प्रति एक सम्मान का रवैया रहा। इनको उन्होंने तवज्जो दी, और साथ ही भीमराव अंबेडकर, ये 4 नाम। और आप ये पाएंगे कि चारों अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर नेता थे उस जमाने के, और इनकी बात वजन रखती थी।
गोखले एक बार इंग्लैंड यात्रा पर गए हैं और उस समय हुआ ये है कि महाराष्ट्र में पूना में कोई ऐसी घटना हुई है, इसमें जिक्र ये अखबार में छपा है कि कुछ पुलिस के अधिकारियों ने गोली चलाई, इसमें कुछ लोग मारे गए। गोखले ने इस बात का जिक्र वहाँ पर किया कि ऐसा हिंसक प्रशासन यदि आप भारत में देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय आपसे सहयोग करें। लेकिन तभी एक खबर उनको मिलती है कि ये खबर गलत है, ये किसी ने मिसकोट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये गोखले की हिम्मत है कि उन्होंने वहां जाकर अगले ही दिन इस बात के लिए क्षमा मांगी है। अखबारों में गोखले का बयान लिखित में छपा है कि इस बयान के लिए, क्योंकि गलत है, मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से गोपाल कृष्ण गोखले का फैन हूं। उसकी वजह यह है कि मेरी व्यक्तिगत मानना यह है कि जितना सामर्थ्य गलती करने के लिए चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा सामर्थ्य अपनी गलती मानने के लिए चाहिए। और गोखले में ये सामर्थ्य था और यही कारण था ब्रिटिशर्स की हर कमी को उन्होंने अपने उदार तरीके से उधेड़ के रख दिया था। गलत थी तो गलत थी, हाँ, उनकी शैली बड़ी उदार हुआ करती थी जिसके ब्रिटिशर्स बड़े कायल थे। मैंने आपको उदाहरण दिया, लॉर्ड कर्जन जैसा व्यक्ति, उसने ये कहा गोखले के लिए कि मैंने अपने जीवन में गोखले से ज्यादा संसदीय प्रतिभा वाला आदमी नहीं देखा। ये उनकी विशेषता थी। अगला बिंदु गोखले के विचारों के संदर्भ में या उनके योगदान के विषय में, वो है महान राष्ट्रवादी। देखिए, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन राष्ट्रवाद के बिंदु पर गोखले, तिलक, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, ये कहीं एक दूसरे से पीछे नहीं थे। अब देखिए, जो गर्मपंथी नरमपंथी थे उनके खाली तरीकों में फर्क है, लेकिन राष्ट्र प्रेम के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में वो कहीं हम जो एक दूसरे से पीछे नहीं है। ये समानता चलती लाइनें हैं और एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान है। हाँ, तरीकों से ऐतराज है। जैसे स्वदेशी के बारे में जितने निरपेक्ष रूप से समर्थक गोखले हैं, उतने तिलक हैं। हाँ, तिलक बहिष्कार के प्रति आक्रामक हैं, वहां गोखले उसके प्रति इतने आग्रह नहीं करते बहिष्कार के प्रति। अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण है, गोखले ने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में, भारत के आर्थिक हितों के बारे में संरक्षण की बात की थी। चाहे वो लघु व कुटीर उद्योग धंधे हो, भारतीय कृषि हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, इसके बारे में जो गोखले के सुझाव थे बड़े महत्वपूर्ण, बड़े प्रैक्टिकल और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो पसंद भी आते थे। क्योंकि देखिए, एक तो सुधार वैसे होते हैं कि जो हवाई होते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में उन्हें कहते हैं यूटोपियन, कल्पना लोकवादी, और एक सजेशंस ऐसे होते हैं कि जिनको आप क्रियान्वित कर सकते हैं। गोखले की खासियत यह थी कि गोखले के विचार ऐसे होते थे जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी इस बात पर काफी उन्हें अपना समर्थन दिया करती थी, उन पर विश्वास किया करती थी। अगला बिंदु, शिक्षा के प्रसार। देखिए, उस जमाने में जब भारत का शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था, उस समय गोखले ने शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से न केवल की, बल्कि स्पेशल बजट, उसके लिए धन और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने में कामयाब भी रहे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी ना पढ़ाई जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, अगर पाश्चात्य शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, उसमें यदि आप कोई पाश्चात्य पुट देना चाहते हैं, मतलब विज्ञान है या कोई अन्य विषय है, यदि वो पुस्तक ज्ञान अंग्रेजी में उपलब्ध है या अन्य भाषाओं में है तो मिलना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जो ज्ञान है, भाषा है, वो भी साथ में चले, और गोखले ने अनेक अवसर पर इस बात को उठाया और सफलता से इस विषय में वो कामयाब भी रहे। अगला बिंदु, विकेंद्रीकरण का आग्रह। देखिए, लॉर्ड एक्टन का एक कमेंट है, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। उस समय का जो ब्रिटिश प्रशासन है वो शक्तियों को अपने हाथ में बांध कर रखने के प्रयास पे रहता है। उनकी मूल अवधारणा यह है कि अगर भारतीयों को शक्ति में हिस्सेदारी दी तो ये विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं,
और उनका जो शोषण का तरीका है, भारत का जो आर्थिक शोषण है, उसके मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। तो इस बात को लेकर वो बड़े अतिरिक्त सावधान थे, दे आर एक्स्ट्रा कॉशस। लेकिन गोखले ने यह कहा कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, जनता इस बात को मानती है, लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयास करने होंगे। यदि भारत की जनता आपको वरदान मानेगी तो वो तभी हो पाएगा जब आपके प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण जब आप करेंगे, तभी जनता आपको वरदान मानेगी। यदि शासन में, सेना में, प्रशासन में, न्याय में कहीं आपने भारतीयों को हिस्सेदारी दी ही नहीं है, तो भला क्यों आपका समर्थन करेंगे? और यही कारण था कि धीरे धीरे, चाहे 1909 का अधिनियम हो, उसके बाद 1919, 1935, इन अधिनियमों में बहुत स्लोली, धीमे धीमे ही सही, लेकिन भारतीयों को प्रवेश मिलना शुरू हुआ और मूल रूप से इसके आग्रह गोखले ने शुरू किए थे। अगला बिंदु, राजनीति का आध्यात्मिकरण। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और 1905 में हो जाते हैं 20 साल। 20 साल बीतने के बाद 1905 में गोखले को ये लगा था कि अब कांग्रेस इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी शक्तिशाली संगठन बन चुकी है कि अब भारत से एक युवाओं का, अन्य व्यक्तियों का ऐसा समूह उभर कर सामने आना चाहिए जिसके पास राजनीतिक शिक्षा हो। अब आप समझेंगे ये पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होती है। देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया की जानकारी, सवाल कैसे खड़े किए जाएं, सवाल को पूछने का सही तरीका क्या रहेगा, सही प्रोसेस क्या होता है। आप देखिए, आज तक ये बात मैं बड़े गर्व से नहीं कह रहा, बड़े कष्ट से कह रहा हूं, बहुत सी ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके बारे में जानकारी देश की आम जनता को होनी चाहिए पर नहीं है। ये कई बार नियमों के टूटने की वजह बन जाती है। गोखले का यह मानना था कि ब्रिटिश शासन के प्रति एक सहयोगी रवैया रखते हुए एक ऐसा समूह तैयार किया जाए जो पूर्ण रूप से, कंप्लीटली राजनीति के प्रति समर्पित हो और यहां व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज सेवा पर उसका पूरा जोर हो कि मेरा जीवन, मेरा लक्ष्य, ये सब समाज के लिए होगा। यानी वो ऐसे साधु तैयार कर रहे हैं, ऐसे संत तैयार कर रहे हैं जो समाज के प्रति अर्पित हो। और ये काम उन्होंने 1905 में किया। 7 शपथ थी, जिसको आप बोलते हैं, एक उन्होंने संगठन की स्थापना की थी। कई बार ये सवाल छोटे सवालों में आता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवा समाज कहते हैं इसको, भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और बाद में श्रीनिवास ने 1915 में गोखले की मृत्यु के बाद इस काम को आगे बढ़ाया। इस पे वो 7 शपथ लेगा, देश की सेवा की, व्यक्तिगत जीवन को समाज पे अर्पित करने की, समाज से उतना ही लेने की जितनी उसकी ज़रूरत है, भोजन, रहन सहन और वो सब निर्भर रहेगा समाज के ऊपर। राजनीतिक के प्रश्नों को बड़ी उदारता के साथ उठाएगा, समाज की सेवा करेगा और अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित करेगा। तो इस प्रकार से साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत की राजनीति में उस शुरुआती दौर में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया, बाद में जिसको महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया, वो चीज़ उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और मैं अपने इस व्याख्यान श्रृंखला जो गोखले पर हमने ली है, इसको ख़त्म करता हूँ डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के एक कोटेशन के साथ। परीक्षा में कभी आए तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही सटीक और सारगर्भित वाक्य है गोखले के लिए कि वो अपने शत्रु को परास्त करने में नहीं, उसको जीतने में विश्वास करते थे। धन्यवाद।